नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट 2021 में जनवरी माह में जो आपका पेपर प्रस्तावित है उसके लिए जैसे कि हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, तो जस्ट इससे पहले हमने मैथ के जो है वो 15 प्रश्न देखे थे। पिछला वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन के जो है कुल 15 प्रश्न और उसके बाद जो है बाकी बचे 15 प्रश्न भी हम देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 61 से। 15 प्रश्न हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जो प्रश्न है उनके ऑप्शन थोड़े से लेंदी होते हैं, इसलिए हम समझते हुए चीज़ों को चल रहे हैं। कम प्रश्न देखें पर उनसे कुछ सीखते हुए चलें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो 61 प्रश्न कह रहा है कि भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। इस टाइप का एक ना एक प्रश्न आपका अवश्य आता है जो कि आपका मानचित्र पर आधारित आता है, जिसमें आपको इन सभी जो राज्य हैं इनकी स्थिति पता होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ स्थित है, तभी इस टाइप का प्रश्न आप जो है वो कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की ऑप्शन ABCD में से। तो आपका आंसर जो है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में बिहार के सापेक्ष जो जम्मू कश्मीर और गोवा है उसकी स्थिति की यहाँ पर बात की गई है। जम्मू कश्मीर तो आप जानते हैं जो भारत है उसका सबसे उत्तरी राज्य होता है और जिसका आप देखेंगे अधिकतर भाग जो है बर्फ से ढका रहता है, घाटियों से ढका रहता है। राजधानी आप जानते हैं श्रीनगर होती है। और गोवा की स्थिति आप जानते हैं जो पश्चिमी जो तटवर्ती राज्य होते हैं उसके रूप में आप कह सकते हैं महाराष्ट्र के नीचे स्थित होता है। और इसकी राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी पणजी होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन तीसरा वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 62। वाष्पीकरण जो है उसकी प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि, सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, या फिर सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। 4 ऑप्शन में बताना है, छांटना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा जल्दी से बताइए। ऑप्शन 1, 2, 3 या 4। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन फोर्थ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में जो है वो कमी आएगी। वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में जो है वो कमी होगी। यही आपसे प्रश्न पूछा गया था। और वाष्पीकरण तो आप सभी जानते हैं, द्रव से गैस में जो परिवर्तन होने की क्रिया होती है वो वाष्पीकरण कहलाती है। और एक और चीज़ आपको यहाँ से पता चल रही है कि जब सतह का जो क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है, जब सतह का जो क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है तो तापमान कम या अधिक होने की स्थिति में भी वाष्पीकरण होता है। जैसे इसको आप ऐसे समझिए, कपड़ा सुखाने की जो होती है क्रिया उसको आप धूप में नॉर्मल जाके रख दीजिए और एक फैला के डालिए, तो जो फैला कर डालेंगे वो जल्दी सूख जाएगा। तो कपड़ा फैला कर रखा जाता है इसलिए जल्दी सूख जाता है। इसीलिए इस क्षेत्र को यहाँ पर जो प्रश्न में बात की गई उसको इस चीज़ से जोड़कर आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 63। अगला प्रश्न देखते हैं 63। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष जो स्थिति है उसको समझने की क्षमता जो है वो है। दिशात्मक कौशल है, चित्रण कौशल है, स्थितीय कौशल है, ग्राफिक कौशल है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की जो सापेक्ष स्थिति है उसको समझने की क्षमता को हम किस नाम से जानते हैं? तो बात करते हैं, चलिए आंसर की ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में से, तो उसे हम मैपिंग स्केल कहते हैं। देखिए इसीलिए मैंने क्या कहा था, कई कई बार इंग्लिश जो वर्जन होता है वो ज़्यादा अच्छा समझ में आता है आपको। तो चित्रण कौशल आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा, जिसमें आपका मैपिंग से ही आपको समझ में आ रहा है स्थान, दूरी और दिशाएं, ये सब चीज़ें आप मैप में ही तो देखते हैं। वहाँ पर चित्रण का मतलब क्या होता है, आप स्थिति को दर्शा रहे हैं किसी चीज़ की, या यहाँ से वहाँ तक की कोई दिशा दर्शा रहे हैं, तो वहाँ पर सारी ये चीज़ों को आप इसमें यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न 64 कह रहा है कि किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है? एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो 15 प्रश्न आपके आज आप देख रहे हैं ये प्रश्न सभी आपके पेडागोजी सेक्शन से आते हैं और उसके बाद जो 15 प्रश्न हैं वो आपके NCERT से आते हैं। तो NCERT वाले अभी हम नहीं देख रहे हैं। तो 4 ऑप्शन है, NCF 2005, NCF 1988, NCF 2000 या NCF 1975। बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से 1, 2, 3, 4 में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में से कौन सा सही होगा? तो आपका ऑप्शन तीसरा वाला NCF 2000 बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा।
देखिए एनसीएफ 2000 को भी समझिए, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा डिटेल में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो एनसीएफ 1975 वाला था, जो आपका चौथे ऑप्शन में दे रखा है, इसमें या इसके अपने जो नीति पत्र था उसमें प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाने की सिफारिश की गई थी। परंतु जो पर्यावरण अध्ययन है आपका, उसकी यदि बात करें तो उसमें कक्षा 1 और कक्षा 2 में प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण को सम्मिलित रूप से पढ़ाया जाना चाहिए, और कक्षा 3 से 5 तक इसमें पर्यावरण भाग 1 और पर्यावरण भाग 2 के रूप में सामाजिक अध्ययन और विज्ञान अलग अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए था। और यही चीज आगे और जब टाइम बीता तो एनसीएफ 2000 में जो पहली बार अगर बात करें तो पर्यावरण अध्ययन को सामाजिक अध्ययन और विज्ञान के रूप में अलग अलग ना कर कर एक ही में मिलाकर पढ़ाने की सिफारिश की गई थी, और यही पर पूछा गया है एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए। तो सबसे लास्ट में जो मैंने आपको बोला उसको समझ के ध्यान रखिए, बाकी पिछला वाला आपको कंफ्यूजन ना हो सकता है। तो मेन आप ये ध्यान रखिए कि एनसीएफ 2000 में पहली बार पर्यावरण अध्ययन को सामाजिक अध्ययन और विज्ञान के रूप में अलग अलग ना कर कर एक ही में मिलाकर पढ़ाने की सिफारिश की गई थी। तो इसीलिए आपका एनसीएफ 2000 यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 65 कह रहा है कि भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। चार ऑप्शन है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। चार ऑप्शन बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा। तो आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र पहला वाला ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो भारत में जो स्थानांतरित खेती है उसका प्रचलन उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, और जो स्थानांतरित खेती या आप कह सकते हैं जो झूम खेती है वो पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों में जो है वो की जाती है। इसी को हम जनजातीय कृषि भी जो है वो कहते हैं। इसमें आप देखेंगे तो कुछ समय तक कोई जो भूखंड है उस पर जंगलों को साफ करके कृषि जो है वो की जाती है। उसके पश्चात क्या होता है, दूसरे स्थानों पर पुनः वृक्षों की कटाई करके खेती की जाती है। इसका जो प्रचलन है वो आपको पता होना चाहिए, भारत के उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र हैं यहाँ से देखने को मिल रहा है। यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 66 कह रहा है कि नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कि बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता है, जो विद्युत सुविधाएं हैं उससे बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, या बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। तो इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। पूछा गया है कि नदी बांधों से उत्पन्न जो जल विद्युत है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। नहीं जहां पर लिखा हो उसको जरूर किया करिए, वरना आप उस प्रश्न को गलत कर देंगे। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका आंसर कि जो बांध है वो टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ये आपका कथन सत्य नहीं है। बाकी आप जानते हैं जो नदी बांध होते हैं, जल विद्युत या उत्पन्न जो जल विद्युत है उसके लिए पानी या हवा को प्रदूषित बिल्कुल नहीं करते हैं। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। प्रभाव कैसे हो सकते हैं इस चीज को भी समझिए। क्या होता है ना, जैसे कहीं पर भी वो चीज स्थापित की जा रही है तो जो स्थानीय लोग हैं उनको वहां से तो हटाया जाएगा, तो उनको वहां से विस्थापित किया जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, विकास को प्रभावित तो हो रहा है। तो वही है कि बड़े पर्यावरणीय प्रभाव भी हो सकते हैं। और बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही होगा। तो पहला वाला बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ये आपका जो है वो गलत हो जाएगा कि प्रोत्साहित नहीं करते हैं। 67 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या गैसें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प या उपर्युक्त सभी। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो आपको ग्रीन हाउस गैसेस इसमें से छांटनी है। तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। तो इजी सा प्रश्न है, आप सभी जानते हैं कि सभी आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी, मीथेन भी, जलवाष्प भी, सभी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उपर्युक्त सभी आपका जो है वो सही हो जाएगा। और जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये गैसें जो हैं जलवायु परिवर्तन हो गया, वैश्विक ऊष्मण हो गया, इन सभी के लिए जिम्मेदार होती हैं। इनकी मात्रा में यदि वृद्धि है तो उससे वैश्विक समस्या भी उत्पन्न होने लगी है। वर्तमान में यदि आप देखेंगे तो भारत में क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उसके उपयोग पर रोक भी लगा दी गई है। तो ये आपका ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 68 कह रहा है कि भारत में ठंडे रेगिस्तानी
मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? अच्छा प्रश्न है कि भारत में जो ठंडे रेगिस्तान होते हैं वो मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? पहला ऑप्शन कह रहा है कि ठंडे रेगिस्तान जो है उसमें गर्म गर्मियां और बेहद ठंडी सर्दियां होती हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ठंडे रेगिस्तान जो है वो हिमालय की वृष्टि छाया जो है उसमें होते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि ठंडे रेगिस्तान उसमें हवा बहुत पतली जो है वो यानी कि कम होती है। और चौथा कह रहा है कि ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर हैं। तो आपको बताना है रीजन इनमें से कि कौन सा प्रभावित क्यों नहीं होते हैं। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? तो ऑप्शन 1 2 3 4 में से बात करते हैं आंसर की, कौन सा सही होगा? तो आप क्या कहेंगे? दूसरा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि जो छाया है उसमें जो है वो होते हैं। और साथ ही साथ आप ये भी कहेंगे कि ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होते हैं, ये भी आपका एक रीजन होता है किसका, कि मानसून से प्रभावित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर दो ऑप्शन सही हैं, पर यदि इन दोनों में प्रायोरिटी आपको देनी हो तो आप ज़्यादा जो इसे कि मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं उसके तौर पर देखेंगे तो दूसरा वाला आपका जो ऑप्शन है वो ज़्यादा कारगर होगा, इसलिए दूसरे को हम यहाँ पर प्रायोरिटी देंगे। पर यदि दूसरा ऑप्शन ना सही ना दिया हो तब आप चौथे वाले ऑप्शन को भी टिक कर सकते हैं। दोनों ही आपका यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 69। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर या क्लोरीन? तो आपको बताना है ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? आंसर की बात करते हैं तो बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर दूसरा वाला सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपका क्या कहेंगे ताजमहल के पीले होने के लिए जिम्मेदार है। और साथ ही साथ जो ताजमहल आप जानते हैं आगरा में स्थित है, तो वहाँ के संदर्भ में आपको ये पता होना चाहिए कि जो विषैली गैस है ये सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो वहीं पर निकट पे स्थित है मथुरा, उसकी रिफाइनरी से होती है। तो ये जो गैस है वो वायुमंडल की नाइट्रस ऑक्साइड जो है उससे मिलकर अम्लीय विषैली गैसों का निर्माण करती है, और यही गैस अम्लीय वर्षा के रूप में जो इमारत है उस पर गिरकर प्रभावित भी करती है। यही रीजन है इसके पीले होने का। 70 प्रश्न कह रहा है कि गोलकोंडा किला किसने बनवाया? चोल राजवंश ने, चालुक्य राजवंश ने, काकतीय राजवंश ने या पल्लव राजवंश ने? चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। गोलकोंडा के जो है संबंध में एक चीज बहुत पूछी जाती है, वो है इसकी राजधानी। तो गोलकोंडा जो किला है वो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है हैदराबाद, उसमें जो है वो स्थित है। इसके अलावा जो गोलकोंडा है उसके किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन 1 2 3 4 में से यदि बात करें तो आंसर की, और ये भी चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो मैंने आंध्र प्रदेश की राजधानी की बात की, और भी इसकी राजधानी होती है, अमरावती है जैसे कि हो गया, विशाखापट्टनम, अलग अलग। तो ऑप्शन 1 2 3 4 में से आंसर की बात करते हैं तो दूसरा आपका ऑप्शन, दूसरा नहीं आपका काकतीय, तीसरा वाला आपका ऑप्शन ये वाला जो है वो सही होगा। काकतीय राजवंश जो है ये जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। गोलकुंडा के किले का निर्माण काकतीय जो राजवंश था उसने करवाया था। उसका जो संस्थापक था उसका नाम था कुली कुतुब शाह। क्या नाम था उसका? कुली कुतुब शाह जो है उसका नाम था। कई बार होता है ना अलग से ऑप्शन में दे दिया जाता है। और जो कुतुब शाही साम्राज्य है उसकी बात करें तो उसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो गोलकोंडा जो है 17वीं सदी तक हीरे के विश्व प्रसिद्ध जो बाजार है उसके रूप में प्रसिद्ध था। और वर्तमान में यदि बात करें तो यहीं पर आपका चार मीनार है, हुसैन सागर झील है, ये सब भी पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न आपका 71 कि 15 ग्राम प्रति ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है वो क्या होगा? 18 ग्राम, 45 ग्राम, 5 ग्राम, 12 ग्राम? चार ऑप्शन, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो जल्दी से इस प्रश्न को करिए, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको आगे भी प्रैक्टिस जो है वो कराते रहें। इसका एक सूत्र होता है जो यहाँ पर चीजें दे रखी हैं, और वो सूत्र क्या होता है? वो सूत्र होता है घनत्व, द्रव्यमान और आयतन के बीच संबंध। किसका किसका? घनत्व, घनत्व के बाद द्रव्यमान और उसके बाद आयतन, ये तीन चीजें देख रहे हैं।
तो इसका क्या होता है संबंध, घनत्व बराबर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, घनत्व बराबर द्रव्यमान, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, और बटे आयतन। अब यहाँ पर निकालना क्या है, द्रव्यमान निकालना है। द्रव्यमान निकालने के लिए इस को इस जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व गुणे आयतन। घनत्व आपका कितना दे रखा है 15, उसकी जगह रखेंगे 15। आयतन कितना दे रखा है आपको 3, उसकी जगह रखेंगे 3। 15 तियां कितना होता है 45, और साथ में ग्राम। ऑप्शन देखिए सभी हैं, तो आपका ऑप्शन और दूसरा वाला 45 ग्राम बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए साधारण सा इजी सा प्रश्न था, बस देखने में आपको कठिन लग रहा था, बस फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। 72 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, द्रव्यमान है, गुरुत्वाकर्षण है, संवेग है, या भार है। अदिश और सदिश दोनों ही चीजें आपको पता होना चाहिए। देखिए मैं एक एक करके आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं सदिश राशि की, तो जिस भौतिक राशि में मात्रा यानी कि परिमाण और जो दिशा है वो दोनों निहित होती है उसे हम कहते हैं सदिश राशि। जैसे वेग हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, भार हो गया, गुरुत्वाकर्षण हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी आपकी सदिश राशि हैं। और प्रश्न में आपसे पूछा गया था अदिश राशि। अदिश राशि में क्या होता है, जहां पर आपका इसका विपरीत कह सकते हैं, जहां पर आपका परिमाण होता है, या इसके विपरीत जिस भौतिक राशि में परिमाण होता है उसे हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे आपका दूरी हो गया, चाल हो गया, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया। और ऑप्शन की अगर बात करें तो द्रव्यमान दे रखा है जो कि आपकी एक अदिश राशि है, और यही आपसे पूछा गया था, तो पहला ही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 73, कि एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती है उसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं, पारभासी कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं, या उत्तल कहते हैं। तो पारदर्शी तो बिल्कुल नहीं होगा, एक ऑप्शन चलिए मैंने काट दिया। अब इन तीनों ऑप्शन में आप छाटिए कि एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन 1, 2 या 4 में से आपको छाटना है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब आंसर की। अब तक आपने सोच लिया होगा, तो बिल्कुल पहला ही आपका ऑप्शन अपारदर्शी बिल्कुल सही हो जाएगा। और जिससे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होती हैं, या कह सकते हैं जिससे होकर प्रकाश की किरण नहीं गुजरती है उसे हम अपारदर्शी कहते हैं। जैसे लकड़ी का गुटका हो गया, दीवार हो गई, ठोस वस्तु हो गई, इस टाइप की चीजें। इसके अलावा पारभासी को भी जान लीजिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। पारभासी की बात करें तो इसमें वस्तु धुंधली दिखाई पड़ती है, जबकि पारदर्शी जो है आपका, जो कि आपका तीसरा वाला ऑप्शन दे रखा है, इसकी बात करें तो इसमें वस्तु आर पार दिखाई पड़ती है, क्योंकि प्रकाश की किरणें आसानी से इसमें पार पार हो जाती हैं। तो ये तीनों ही आपको समझ में आना चाहिए, एक ही से मिलते जुलते हैं। पारभासी थोड़ा सा अलग था, इसको आप ध्यान रखिएगा। 74 प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg है। अच्छा प्रश्न है। 60 kg, 10 kg, 60 n, 10 n, 4 ऑप्शन है। ये प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, पर इसमें अभी हमें एक हिंट के तौर पर भी आपको बता देंगे ताकि आप इस प्रश्न को आसानी से कर ले जाएं। और देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी और जुड़ जाएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। वीडियो की लाइव टाइमिंग है दोपहर के 3 बजे लाइव देखने की सीटेट के लिए, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। और सुपर टेट के लिए शाम के 8 बजे लाइव टाइमिंग है। लास्ट प्रश्न देखते हैं। एक विलय का विघटन दर जो है किस पर निर्भर करता है, दाब पर, तापमान पर, सतह क्षेत्र पर, या भार पर। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन 1, 2, 3 या 4 में से कौन सा सही होगा। तो आपका आंसर जो हो जाए वो हो जाएगा आपका तापमान जो है। इस पर ध्यान रखिएगा कि एक विलय की विघटन दर तापमान पर निर्भर करती है। तापमान जो होता है उसी से विलय के जो पदार्थ हैं उनका विखंडन होता है, और इससे पदार्थों के मध्य अंतःक्रिया भी होती है, जिससे विघटन दर प्रभावी भी होती है। तो आपका टेम्परेचर ही बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम पूछते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो 74 वाला प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं। प्रश्न को पहले पढ़ते हैं, फिर हिंट की भी बात करेंगे। प्रश्न है आपका कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलो है। 60 kg, 10 kg, 60 n या 10 n। और इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं। व्हाट विल बी द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ हुज मास इज 10 kg ऑन द मून सरफेस। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, तो आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। अब बात करते हैं हिंट की। तो हिंट मैं आपको ये बता दूं कि पृथ्वी पर स्थित कोई जो वस्तु है उसका भार
चंद्रमा पर स्थित वस्तु का भार का 6 गुना होता है। बस इतनी सी चीज को ही आपको यहाँ पर यूज करना होगा और इस पर बेस्ड आपसे पूछा भी जा चुका है और भी बार प्रश्न प्रीवियस ईयर में सीटेट में। तो हर हाल में इसको सॉल्व कीजिए और वीडियो के मेन कमेंट में इसका आंसर बताइए। तो इसी के साथ हमारे आज के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।